मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जो अभी का वीडियो है, मतलब आज का जो वीडियो है, वो है पाठ 11, विषय हमारा पर्यावरण, और जो टॉपिक का नाम है जनसंख्या एवं हमारा पर्यावरण। बढ़ती जनसंख्या, घटती सुविधाएं। बेटा, एक गांव जगतपुर था। गांव सभी सुख सुविधाओं से युक्त था। लोगों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त भूमि थी। सभी को चिकित्सा, शिक्षा, आवास, वस्त्र, यातायात की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध थीं। और धीरे धीरे गांव की जनसंख्या बढ़ने लगती है। जो भी था सब सीमित अवस्था में था, और वस्तुएं बढ़ती गई जनसंख्या के अनुपात में। आपका जो खेती भूमि वो तो सीमित अवस्था में है, उसके बाद जनसंख्या के अनुपात में कम पड़ने लगी आपकी। दोनों का अनुपात असंतुलन पैदा हो गया। जैसे रोटी कपड़ा मकान की हम बात करते हैं, तो ये सब सीमित में है। ज़मीन आपकी जो है, भूमि है, वो सीमित रूप में ही है। आपका जल है, वो भी सीमित रूप में है। तो ये जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इनका खपत भी बढ़ेगा। और ज़मीन जो है, यदि हम भूमि की बात करें तो ये सीमित अवस्था में है। लोग आबादी बढ़ रही, घर बना रहे हैं, तो जनसंख्या के अनुपात में ये कम पड़ने लगी और दोनों के अनुपात में असंतुलन पैदा हो गया। हम जनसंख्या वृद्धि कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अब बच्चों, आइए देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ केवल लोगों की संख्या बढ़ने से नहीं होता है। यह किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या वृद्धि का आकलन हम तभी कर सकते हैं जब सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं होने के बावजूद भी हम अपना जीवन यापन ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कर सकते हैं इस आधार पे। उदाहरण के लिए हम ये देखें कि हमारे संसाधन जैसे भूमि हुआ, जल हुआ, खाद्य पदार्थ हुआ, वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को कम पड़ने लगते हैं। हम ये कह सकते हैं वहाँ की जनसंख्या वृद्धि हुई है, वहाँ की जनसंख्या बढ़ी हुई है। इतना क्लियर? उसके बाद हम आते हैं, जनसंख्या वृद्धि केवल जगतपुर गांव की नहीं बेटा, ये हर जगह का, हर जिले का है, हर गांव का। हम आज से 10 साल पहले स्कूल पे आए थे तो बगल में खाली 1-2 घर थे। अब सब लोग गांव को छोड़ के शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। वहाँ से कमा करके फिर गांव में आ रहे हैं, तो देख रहे हैं दिन पर दिन सब मेन सड़क जो आपका रोड है उसके किनारे लोग घर बस रहे हैं। एक बाप के 2 बेटे थे, 2 से 4 हुए। तो इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो लोग घर बनाते जाते हैं और जो हमारी भूमि है वो सीमित अवस्था में है। इससे हम कह सकते हैं कि एक जगह की परेशानी नहीं है, यह एक जगह की स्थिति नहीं है, ये हर जगह की स्थिति, चाहे वो आपका सोनभद्र हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो। हम धीरे धीरे ये देखते हैं प्रत्येक 10 वर्ष पे जनसंख्या का जो आपका बनता है, जनसंख्या का जो गिनती होती है, उसके बाद जो डाटा सामने आता है उसके द्वारा हम पॉपुलेशन सेंसस बोलते हैं उसको, हर 10 साल पे बनता है। जनसंख्या वृद्धि केवल यहाँ की नहीं है, पूरे देश की है, पूरे विश्व की है, जिसके कारण आपका जो होता है भूमि संसाधन जो भी है वो आपके सीमित में है, उसकी जो पूर्ति होती है वो कम हो जाती है। जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, वो हानिकारक भी है। आज से 10-15 साल हमारी स्थिति क्या होगी? पहले गांव में एक स्कूल हुआ करता था, लोग पढ़ते, आज गांव में 10 स्कूल हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं। यदि हम देखें आसपास के जो स्कूल, पहले खाली 1-2 स्कूल होता था, आज 4 किलोमीटर की रेंज में चौराहे जब आप अंदर आएंगे कम से कम आपके यहाँ 10 स्कूल मिलेंगे। कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ी है 10-15 साल, 20 साल में। जनसंख्या वृद्धि का जो दुष्प्रभाव है उसको हम देखते हैं। पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु हैं, मानव के बीच प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। हमारे और वातावरण, पर्यावरण में जो है बीच का संबंध है, वो एक प्राकृतिक संतुलन रहता है। प्राकृतिक का यह नियम है कि वनस्पति प्राणी पर्यावरण के अनुसार समायोजित कर लेते हैं, और यदि पर्यावरण में जरा सा भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सभी पर पड़ता है। जैसे हम बता रहे थे, हम वनों की कटाई करेंगे अपने उपयोग के लिए, और घर बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो जो जंगल के जानवर है वो शहर में
विचरण करते हैं, शहरों की तरफ रुख करते हैं, तो वो हमारे ऊपर हमला करते हैं। ये भी एक दुष्प्रभाव है। बढ़ती हुई आबादी से पर्यावरण का अस्तित्व खतरे में है। जैसे आबादी बढ़ रही है, रहने के लिए घर बनाएंगे ना, तो जंगल को काटेंगे, तो पर्यावरण पे इसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। उसका हमें इनडायरेक्टली हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। और ये दबाव, जनसंख्या वृद्धि का जो दबाव है पर्यावरण पे पड़ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या शास्त्री माल्थस के विचार सत्य सिद्ध हो रहे हैं। उनका कथन था, खाद्य सामग्री वृद्धि सदैव अंक गणित में क्रमशः 1 2 3 4 होती है, परंतु जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय क्रम 2 4 4 8 16 32 64 इस रूप में होती है। यदि हम मैल्थस की बात को माने तो मैल्थस जो थे पॉपुलेशन आंकड़ा जो निकलता था, एनालिसिस था, पॉपुलेशन एनालिसिस था, उसके बारे में कहते हैं कि खाद्य सामग्री जो आपका फूड आर्टिकल्स है, फूड प्रोडक्टिव पार्टिकल्स है, वो सदैव अंक गणित में अरिथमेटिक में 1 2 3 4 के रूप में बढ़ता है, लेकिन जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय क्रम में निकलता है आपका 2 4 8 32 64 के रूप में ये आगे बढ़ता है। अब हम इस चित्र में देखते हैं कि पहले 1 को 2 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे, मतलब पति पत्नी, एक बच्चा एक बच्ची था, लेकिन अब धीरे धीरे 2 से 4 4 से 8 हो गए। दोनों चित्र में परिवार का रहन सहन, आबादी कम होती किसी परिवार में, यदि 1 2 परिवार की बात करते हैं, एक परिवार को 2 लड़के हैं और एक परिवार में 10 लड़के हैं, बच्चे हैं, तो जो एक परिवार है, मतलब जो छोटा परिवार है जिसके 2 बच्चे हैं, वो सुखी रहेगा, अपने बच्चों को खिला पिला लेगा, ब्याह शादी अच्छे जगह करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा, कपड़ा अच्छे से पहनाएगा, खाना अच्छे से खिलाएगा, जो भी ज़रूरत की आवश्यकताओं की चीज़ें होंगी उसकी पूर्ति करेगा। लेकिन जो आपके एक परिवार जिसके 10 बच्चे हैं, वो हमेशा गरीबी का पिछड़ेपन का शिकार रहेंगे, खाने की कमी होगी, भोजन की आवश्यकता होती है, तो 10 बच्चे हैं तो खाना एक ही दो लाएंगे तो वो पूरा मतलब पेट भर के नहीं खाएंगे, कपड़ा नहीं पहना पाएगा, उसके बाद गरीबी रहेगी, सबको कपड़ा नहीं पहना पाएगा। जो जिसके 2 बच्चे हैं वो अच्छे कपड़े पहनाएगा, जो 10 बच्चे हैं वो कम सस्ता वाला पहनाएगा कपड़ा, ये देखा जाता है। और जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं क्या होती हैं? सबसे बड़ी समस्या है खाद्यान्न की समस्या। बेटा खाद्यान्न मतलब ये आपके गेहूं चावल जो भी हैं, सीरियल्स जो भी क्रॉप्स हैं, इनकी बात हम कर रहे हैं, मक्का हुआ, क्योंकि ये जो हम भूमि देखते हैं ये सीमित है। अब मान के चलते हैं एक परिवार है, उसको 10 बीघा ज़मीन है, तो एक बेटे उनका जिनका ज़मीन है उनके 2 बेटे हैं, फिर 2 बेटे से सीधे 4 बेटे, 4 4, तो वो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। फिर आवास की समस्या होगी, दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रही है, रहने के लिए घर बनाना है और ज़मीन जो है सीमित है, तो आवास की कहीं ना कहीं समस्या होगी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी होगी। अभी कोरोना काल में आपने देखे थे अस्पताल में 180 बेड है, तो अब कोरोना के मरीज जब ज़्यादा हो गए तो डॉक्टर ज़्यादा देख नहीं पाए, तो उनको गलियारे में, उसके बाद जहाँ कहीं भी जगह मिले वहाँ से एक्स्ट्रा बेड लगाया गया, ट्रेनों के कोचों को आपका आईसीयू बनाया गया, आपने देखा था। यातायात में असुविधा होती है, पहले क्या होता था, आबादी कम थी, एक बस में 25-30 लोग अगर चलते थे, 64 सीटर है, 10-20 सीट खाली रहती थी। आज देख रहे हो एक बस में कितना ठूसम ठूस भर के जा रहे हैं। पेयजल की समस्या है, ये शहरों में हम देख ही रहे हैं, जैसे खेतों में पानी होता है ना बेटा, वो सीप करके आपके अंडरग्राउंड जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल होता है वो रिचार्ज होता है। उसके बाद शहरों में जब घर बना रहे हैं तो ज़मीन से पेड़ तो कटे जा रहे हैं, दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, पलस्तर कर रहे हैं, कंक्रीट बिछा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, पानी नीचे जा ही नहीं रहा, तो वाटर टेबल जो होता है बेटा वो दिन पर दिन नीचे चला जा रहा है, सूखाग्रस्त ये क्षेत्र घोषित होते जा रहे हैं, तो यहाँ पेयजल की समस्या आ रही है। जीवन की गुणवत्ता में कमी, जो हमारे जीवन की लाइफ क्वालिटी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, वो आपका दिन पर दिन कमी होती। पहले आदमी अच्छा खाना पीता खाता था, अच्छा शुद्ध दूध पीता था, शुद्ध घी मिलता था। आज क्या है, नकली घी मिल रहा है, नकली दूध मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोग अपने लाभ के लिए नकली चीज़ बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं दुकानों पे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो जिससे हमारी जो जीवन की गुणवत्ता है, लाइफ क्वालिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कहीं ना कहीं वो घट रही है, डिटेरिएट हो रही है। स्वच्छता की समस्या,
अब हम देख लें गाँव में जैसे कि घनी आबादी है, वहाँ पे एक सफाई कर्मी है, एक कोने चारों कोने तो रोज़ साफ नहीं कर पाएगा, वो एक दिन एक एक कोना मारता है। बड़ा गांव है, कहीं ना कहीं उसके लिए हम भी जिम्मेदार। जो गंदगी होती है उसको हम कूड़े में फेंकें, कूड़ेदान में फेंकें। जितने भी कूड़े अपने घर से निकल रहे हैं, सीवेज जो निकल रहे हैं, उसको कहीं अच्छी जगह जो मतलब गांव के द्वारा या सरकार के द्वारा कहीं भी उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उसको वहाँ यदि हम स्वच्छता की भी दिक्कत कहीं ना कहीं आती है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या है। सीटें कम हैं, वैकेंसी बच्चे ज़्यादा निकल रहे हैं पढ़ के, आप देख ही रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। लोग पढ़ लिख कर निकल रहे हैं लेकिन रोजगार है ही नहीं। एक कंपनी में 10 सीट है, अप्लाई करने वाले 200 हैं, ये भी आप देख रहे हैं। प्रदूषण की समस्या, आबादी बढ़ रही है तो लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। उसके बाद वनों की कटाई हो रही, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके प्रदूषण के रूप में भी हम देख रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, मोटरसाइकिल ज़्यादा आएंगी, बसें ज़्यादा आएंगी तो कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण होगा। रोजगार के लिए कारखाने होंगे तो वहाँ से जो आ जाएंगे तो वहाँ ध्वनि प्रदूषण होगा। मृदा प्रदूषण हो रहा, जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं तो आपका मृदा है वो निकल रही है, पानी के बहाव के साथ जा रहे, जंग कटान रुक नहीं रहा है। और कहीं लोग पहले लोग पहाड़ों पे इक्का दुक्का घर होता था। आज हम चमोली अभी पिछले महीने गए थे, आप देखे थे, तो वहाँ पे पहले इक्का दुक्का घर होता था, अब एक पहाड़ पे सैकड़ों लोग रह रहे हैं। जोशीमठ की सकरा आप देख ही रहे हैं। मंडी में अभी हिमाचल प्रदेश में आपके बाढ़ आए। कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक जो भी आपदाएं हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है संतुलन के कारण ही कहीं ना कहीं मेन रीज़न है, मेन कारण है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है, जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं। भूमि का और वन क्षेत्र दोनों सीमित है। भूमि सभी के लिए पूर्ति का आधार है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे कारखानों के लिए हम उसको यूज़ करें, घर बनाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे जब परिवार की जनसंख्या बढ़ती है, 2 हुए, 2 से 4, 2 से 8, 8 से धीरे धीरे, तो भूमि तो 2 बीघा है लेकिन वो बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये टुकड़ों में बट जाती है। संपत्ति पहले 4 भरण पोषण के लिए दिक्कत हो रही है, परिवार भरण पोषण के लिए दिक्कत हो रही है। अब ये पहले एक परिवार था, 2 बच्चे थे तो आराम से खाते पीते पढ़ते लिखते, तब उसी 1 एकड़ ज़मीन में, 1 बीघे ज़मीन में 25 से 30 लोग हो रहे हैं, तो भरण पोषण के लिए दिक्कत आ रही है। उसके बाद बढ़ती जनसंख्या के बेहतर जीवन स्तर के लिए खेत खलिहान का क्षेत्र बढ़ाना होगा। मतलब यदि फिगर में देखिए कितना जनसंख्या वृद्धि होने के कारण पहाड़ों पर भी आवासीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। अभी आपसे बता ना, पहले 1-2 लोग रहते थे, 1-2 घर होता था, दूसरे पहाड़ पे रहते थे, 1-2 पहाड़ दूसरी चोटी पर। अब धीरे धीरे खेत खलिहान जो है वहाँ भी घर बनने लगे। तो हमको ये करना होगा, यदि खाद्यान्न बढ़ाना होगा हमको, तो कहीं ना कहीं खेत खलिहान क्षेत्र का जो है, खेत खलिहान का जो क्षेत्र है उसको हमें बढ़ाना होगा और जनसंख्या पे हमें लगाम लगाना होगा, रोक कहीं ना कहीं करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं गांव में तालाब है, उसके बाद नदी है, बाग बगीचे, इस सब पे भी लोग घर बना रहे हैं, अतिक्रमण करके घर बना रहे हैं। कहीं तालाब सूख जा रहा है, उसको मिट्टी पाट के घर बना दे रहे हैं, लेकिन बाद में सरकार उसको किसी तरह कुपाई करती है गिरा के, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। जनसंख्या वृद्धि से रोजगार के भी अवसर कम हो गए, कुशल और शिक्षित लोग भी रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। ये देख ही रहे हैं, अभी आपसे मैंने कहा, आप ट्रेन में देख रहे हैं बाहर जो पलायन होता है, ठूस ठूस के ट्रेन बसों में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी जब नौकरी नहीं मिलती तो लौट के घर ही आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के ये सब परिणाम हैं। सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत हमें उद्यान, सड़कों, नलकूप, स्कूल और हैंडपंप आदि सुविधाएं प्राप्त हुई जगहों। प्रातः हम भीड़ भाड़ सभी लोग इनका सही उपयोग नहीं कर पाते। महानगरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अभी हम आपसे बताएं, वहाँ भी अमीर लोग हैं बेटा, गरीब लोग भी हैं, जिनके पास पैसा है वो सब सुख सुविधा ले रहे हैं, लेकिन जिन बाहर गांव से जा रहे हैं तो वो अपना जो निर्वहन कर रहे हैं, जितना पा रहे हैं परिवार, गांव में भी देख रहे हैं जो घर पे हैं और वहाँ भी हैं, दोनों जगह का खर्चा उठा रहा है। तो रोजगार का बहुत बड़ा दिक्कत है और ये सब हमारी जनसंख्या वृद्धि के कारण है। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़े शहरों में मलिन बस्तियों में वृद्धि हो रही है। जो गांव के लोग जाते हैं वो तो एफर्ट कर नहीं पाते हैं, बड़े बड़े मकान वहाँ बना नहीं, भाड़े पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं।
जब नहीं मिलता तो वो कहीं झुग्गी झोपड़ी लगा कर रहना शुरू करते हैं बड़े बड़े शहरों। इसकी वजह से वहाँ की मलिन बस्तियाँ दिन पर दिन बढ़ रही हैं। मलिन बस्तियों में पेयजल की समस्या होती है, प्रकाश की समस्या होती है, रास्तों की समस्या होती है। आपने यूट्यूब पर टीवी चैनल पर समाचार में देखा होगा झुग्गी झोपड़ी, जैसे दिल्ली का आपका झड़ौदा व भजनपुरा इलाका हुआ, आपके सोनभद्र में पीछे जो आपका एरिया है वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी आप देखेंगे। मलिन बस्तियों में पेयजल, प्रकाश का, रास्ते का, शौचालय का, नागरिक सुविधा का अभाव होता है, जबकि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 10 साल पहले यदि हम अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मतलब आदमी 70-80 साल जीता था, आज का आदमी आपका 60-50 एवरेज, 50-60 एवरेज जो है 55-60 जिंदा। पहले लोग शुद्ध हवा मिलता था श्वास के लिए, शुद्ध भोजन मिलता था, शुद्ध जल मिलता था, और आज का हम पानी देखते हैं तो फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, परत जम जाती है 1-2 घंटे बाद हम यदि छोड़ दें। ये कहीं ना कहीं प्रदूषण के हम लोग शिकार होते हैं, और प्रदूषण के कारक हम स्वयं मनुष्य हैं बेटा लोग। ये देख लिया, यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर गया तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, और इसके हम खुद जिम्मेदार होंगे। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पे प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव बेटा आपका प्रदूषण है। जनसंख्या वृद्धि होगी तो हम वन को, जो भी प्रोडक्ट हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो हम उसको यूज़ करेंगे। जंगल कटेगा तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, प्रलय आएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप आएगा, लैंडस्लाइड होगा, भूस्खलन होगा, और उसके बाद तापमान बढ़ेगा आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, हरित गृह प्रभाव, दिन पर दिन टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, गर्मी देख रहे हैं, तो उसको हम भूमंडल तापमान बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस तरह हमको जनसंख्या वृद्धि को कम करना है, जागरूकता फैलानी है, और उसके बारे में, उसके हानि लाभ के बारे में लोगों को बताना है। और हो सके तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हमें वनों की कटाई पर रोक लगाना होगा, जो भी भूमि है उसको उपजाऊ बनाना होगा, कीटनाशकों का प्रयोग कम करना होगा। कुल मिलाकर हमें जनसंख्या को रोकना होगा और जन जागरूकता करना होगा। जनसंख्या वृद्धि के ऐतिहासिक इमारतों पर प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि का हम अभी कल पिछले चैप्टर में ताजमहल के बारे में बात कर रहे थे। तो मथुरा की जो भी रिफाइनरी हैं, रिफाइनरी मतलब तेल शोधन कारखाना होता है बच्चा लोग, तो तेल शोधन कारखाना हम कर देखते हैं कि वहाँ से जो धुआं निकलता है वो कहीं ना कहीं आगरा साइड जाता है, तो आपका जो ताजमहल है उस पर उसका जो चमक होता है उस पर कालापन आ जाता है। जब इकट्ठा होता है धुआं तो कालापन आ जाता है, तो संगमरमर इरोड कर जाता है, संगमरमर जो है वो ख़राब हो जाता है, और चमक जो ताजमहल का वो ख़त्म होने कगार पे था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने जितने भी कारखाने थे तेल रिफाइनरी के, उसके चिमनियों में स्क्रबर और धुआं कम अवशोषण का जो भी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, वहाँ पे अप्लाई किया गया, वहाँ प्रयोग किया गया। और ताज कॉरिडोर स्थापना के मतलब ताजमहल के आसपास जो भी कारखाने लगाए गए थे उसको कहीं दूर सुदूर क्षेत्र में लगाया, जिससे कि ताजमहल की सुंदरता बनी रहे, उसका मार्बल न खराब होता यह था बेटा। इसके जो कारखानों के धुएँ होते थे तो वहाँ पे जाके एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, आपसे बात किए थे, होता था। अम्लीय वर्षा जब ताजमहल पे, मार्बल पे या कहीं भी पड़ता है, किसी भी बिल्डिंग के टाइल्स पे भी अम्लीय वर्षा जब, तो इसमें नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो ये एसिड के रूप में, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में जब ज़मीन पे गिरते हैं ना तो ये जलन पैदा करते हैं। तो ये लोगों को, मार्बल की बिल्डिंग जो होती हैं, बिल्डिंग जो भी हो, इवन पेड़ पौधों को भी नुकसान करती हैं। कहीं ना कहीं जब जलन हमारे ऊपर जब होगा तो जलन होता है, जब एसिड गिरता है। तो उसी तरह जब मार्बल को तो इरोड होता है, मतलब वो खुरदुरा हो जाता है,
तो उसकी जो चमक होती है बिल्डिंग की वो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से ताज ट्रेपेडियम जो होगा, ताज कॉरिडोर बना, तो जो भी कारखाने थे उसको सुदूर क्षेत्रों में स्थापित किए गए। अब आते हैं जनसंख्या नियंत्रण आवश्यकता महत्व। हम अभी बता दिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे ऊपर दबाव होती जा रही है, चाहे वो हमारी सुविधा खेत हो, खाद्य पदार्थ हो, रोजगार हो। देश में उपलब्ध सुविधाएं तो बहुत हैं, यदि जनसंख्या बढ़ रही है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हानिकारक होती जा रही है। यदि जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया जाए तो प्रदूषण, रोजगार, रहन सहन जैसे आदि क्षेत्रों उत्पन्न समस्याओं को हम कम कर सकते हैं। ये जो है आपका कम कर सकते हैं, मतलब जनसंख्या नियंत्रण यदि हम कर लें तो प्रदूषण कम होगा, रोजगार का अवसर हमें मिलेगा और हम रहन सहन जैसे और जीवन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको हम सुधार कर सकते हैं, उसको हम सुधार कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत प्रयास है, हम खुद कर सकते हैं, लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं। अपने लिए जैसे जनसंख्या कम करने के लिए एक छोटा सा स्लोगन है, छोटा परिवार सुखी परिवार। यदि हम मतलब एक परिवार, हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी, एक बच्चा है, वो छोटा परिवार सुखी परिवार। अभी कहानी बताया ना, एक हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी, उसको 2 बच्चे हैं। एक हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, उसको 10 बच्चे हैं। तो जो जिसके 2 बच्चे हैं वो सुखी से रह रहा है, और जिसके 10 बच्चे हैं वो तो गरीबी से और पिछड़ेपन का शिकार है। सामुदायिक और सरकारी प्रयास, सरकार जैसे अभी गवर्नमेंट का जिसके 2 बच्चे होंगे वही गवर्नमेंट नौकरी कर सकता है, ज़रूरी है। जिसके 10 बच्चे होंगे तो उनके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए अप्लाई होगा भी नहीं। वो अप्लाई करेंगे तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, लोग धीरे धीरे जागरूक होंगे। उसके बाद हम देखते हैं परिवार नियोजन किया जाए। परिवार नियोजन जो भी कार्यक्रम गवर्नमेंट चला रही है उसके प्रति जागरूक होना है। शिक्षा से हम सबसे बड़ी जागरूकता हम शिक्षा द्वारा लाते हैं। कोई भी चीज़ हो तो हम शिक्षा के द्वारा बच्चों को बताएंगे तो बच्चे जाके पेरेंट्स को अपने बताएंगे। जो हम आपको बताते हैं आप पेरेंट्स को जाके बताते हो ना कि सर ऐसे कहें, ऐसे नाखून कटे होना चाहिए, गंदा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो संचारी रोग हो जाएगा। तो आप जाके कहते हो मम्मी पापा से। तो ठीक इसी तरह शिक्षा जो है व्यापक स्तर प्रचार प्रसार करेंगे जनसंख्या के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद बाल विवाह जो होता है, पहले क्या होता था, लोग बाल विवाह कर देते थे, लोगों को मालूम नहीं होता था। 8 साल 10 साल में बच्चियाँ जो है माँ बन जाती थी, 10 साल 12 साल में। तो वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता था। आने वाले जो पीढ़ी मतलब आने वाला जो प्रोजनी बच्चा था उसके ऊपर भी कभी कभी मंद बुद्धि, कभी कभी मतलब प्रोटीन की जो बीमारी है तो मैरेस्मस और क्वाशिकर उसका शिकार हो जाता था। उसके बाद दूर संचार के माध्यम से लोगों को जागृत कर सकते हैं। अब तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम आ गया है, फेसबुक आ गया है, आपका न्यूज़ चैनल आ गए हैं, उसके ऐप हैं, तो उसके द्वारा हम जन जागरूक कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सामुदायिक स्तर पे हम नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। पिछले साल हमने नुक्कड़ नाटक किया था दारू पे, शराबबंदी पे। तो उसी तरह हम इस बार मौका मिलेगा तो जनसंख्या वृद्धि पर नाटक करेंगे, नुक्कड़ नाटक 15 अगस्त पे, तो आपको देखिएगा। संगोष्ठी द्वारा, निबंध प्रतियोगिता द्वारा हम आपसे चर्चा करते हैं। संगोष्ठी होती है, गांव में चौपाल लगता है, जिलाधिकारी CDO आते हैं, वो सब चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में लोगों को जागरूक करें और उस पर लगाम लगाने के लिए, कम करने के लिए परिवार नियोजन जो भी गवर्नमेंट चिकित्सा सुविधा दे रहे उसको अप्लाई करें, तो इससे हम जनसंख्या को कम कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं। हम विश्व जनसंख्या दिवस हम प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से आधे से आबादी जो है एशिया में रहती है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितने उतनी भारत की आबादी प्रतिवर्ष बढ़ रही है। एक और है कि मतलब विश्व में पहले चीन आबादी नंबर 1 था, उसको हम पछाड़ते हुए नंबर 1 पे आज हम भारत हो गए हैं। सबसे बड़ी आबादी वाला देश जो है इस समय भारत है। अब आइए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो है, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोगों की जनसंख्या बढ़ने के कारण जब हमारे प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगे और हमें इसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज का पर्यावरण
प्रदूषण जनसंख्या वृद्धि का ही देन है। प्रश्न नंबर 2 है, जनसंख्या वृद्धि पर माल्थस के विचार क्या हैं, समझाइए। माल्थस जो कि जनसंख्या के विश्लेषण के एक महान वैज्ञानिक थे, पॉपुलेशन एनालिटिक थे, तो वो कहते थे, माल्थस के अनुसार खाद्य सामग्री में वृद्धि सदैव अंकगणितीय 1, 2, 3, 4, 5 होती है, जबकि जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय क्रम में होती है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे में होती है। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, जनसंख्या वृद्धि का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। रोटी, कपड़ा, मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जनसंख्या वृद्धि होगी तो ना हमें रोटी मिल पाएगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, न रोटी मिल पाएगा, न रहने के लिए मकान मिल पाएगा, रोजगार नहीं मिल पाएगा, इसका जीवन स्तर दिन पर दिन गिरता जाएगा। जनसंख्या बढ़ने पर ऐतिहासिक इमारतें कैसे प्रभावित पड़ती हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। वातावरणीय प्रदूषण के कारण ऐतिहासिक इमारतों की बाहरी परत खराब हो जाती। मैंने अभी ताजमहल के बारे में आपको बताया, रंग पीला पड़ जाता है, उसको सड़न आ जाती मार्बल में। इसका कारण बढ़ती भीड़ को वहाँ गंदगी भी फैल रही है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, कहीं भी टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आप देखते हैं पहाड़ों पे जाके लोग पेप्सी पी के बोतल फेंक देते हैं, बहुत गलत बात है, इसको अवॉइड करना होगा। उत्तराखंड वाले अभी मैं देख रहा था कि मतलब वो कहे कि आप आइए हमारे यहाँ देवभूमि, हम तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन गंदगी मत करिए, उसको जो है उसको कूड़ेदान में डालिए। आप जो भी कूड़ा कर रहे हैं उसको कूड़ेदान में डालिए। बहुत अच्छा प्रयास था उत्तराखंड वालों का। उसके बाद अधिक जनसंख्या होने पर यातायात सुविधाओं को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। या अधिक जनसंख्या के कारण आज बसें, रेलगाड़ी, हवाई जहाज में सभी जगह पार भीड़ लग रही। पहली चीज, ठूसम ठूस लोग जा रहे हैं, बहुत लोगों के साथ बसों और गाड़ियों में बैठने जगह नहीं मिल पा रही, लोग खड़े खड़े सफ़र कर रहे हैं। अब आइए करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम में हो रही है। खाद्यान्न में वृद्धि अंकगणितीय क्रम में होती है। जनसंख्या बढ़ने से सुविधाओं में कमी होने लगती है। जनसंख्या वृद्धि से हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। थैंक यू।